हेलो स्टूडेंट, आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है साइंस एंड क्लास है 10th। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको ए बी और सी क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपके लिए एमसीक्यू का आता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, तो ये मतलब यहाँ पे बताने की कौन सी जो रिएक्शंस है वो सही है। तो इसमें आपको पता होता है ये सारी मतलब जैसे एक्सप्लेन करके लिखी हुई है चारों की चारों ही, और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी है। तो मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि ये जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है, ये दोनों क्या हो जाती है आपस में, जो इनके एटम्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम और क्लोरीन यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो वो जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए दोनों साइड में। ठीक है, तो सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे मैंने राइट का निशान लगाया है, यानी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। पर दूसरी तरफ मतलब दोनों में से एक चीज़ देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो एटम्स है वो दोनों साइड एक है, और जो रेक्टेंगल मतलब ये जो है ये दो है, जबकि यहाँ पे तीन होने चाहिए। और यहाँ पे ये दो है और फिर यहाँ पे मतलब 6 होने चाहिए टोटल, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें देखिए एटम दो है, और आपके पास जो दोनों साइड क्लोरीन एटम होना चाहिए वो 6 होने चाहिए, और ये 6 ही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लैक्टिक एसिड है वो प्रेजेंट है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, जैसे ऑरेंज है, टी है, कर्ड है, या सिरका। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन वैसे सी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जो ऑरेंज है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, और जो टी है उसमें टैनिक एसिड होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये प्रोड्यूस किया जाता है जब मिल्क से कर्ड बनाया जाता है तब। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो सिरका है इसमें मतलब एसिटिक एसिड पाया जाता है। देन ऑप्शन सी है, ए नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज, यानी फूड को रखने के लिए। वैसे तो यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, फास्फोरस। ऑप्शन जो डी है नाइट्रोजन वो है यहाँ पे। ठीक है, सो कार्बन नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, और ये जो सल्फर है लिटिल बिट यूज किया जाता है, पर ये ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन गैस है बेसिकली इसी को हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट है, एक कार्बन कंपाउंड कंटेन टू एटम्स ऑफ कार्बन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा इथेन में। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मिथेन में 1 कार्बन, यहाँ पे 2, फिर देन प्रोपेन में 3 कार्बन, और यहाँ पे 4 कार्बन। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट जो वो ट्रू है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो देखिए बिल्कुल फंडामेंटल रूल्स है कि जैसे मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो जो रिफ्लेक्ट करती है वो भी उसी एंगल पे करती है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन में सिंपली हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच स्टेट्स दैट एंगल एट विच लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, यानी किसी भी सरफेस पे जब कोई लाइट पड़ती है then it is always equal to the angle at which it become off the surface, angle of reflection वो भी same होता है। So according to this the option A is correct। And then which part of the human eye is the image of an object form, मतलब आईज के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है। तो इसका ऑप्शन है सी, रेटिना। एक्सप्लेनेशन में देख ले, जो इरिस है ये कंट्रोल करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ मतलब कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटरिंग द आईज, आईज में कितनी लाइट जो वो जानी चाहिए। द पीपल इज ओपनिंग थ्रू विच द लाइट पासेस, एंड रेटिना इज वेयर द एक्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है। एंड द लास्ट पार्ट इज cornea help in focusing light entering the eye. So retina is a part of human eye where the image of an object is formed. It contains light sensitive cells that capture the light and send signal to the brain to process the image, यानी इसमें कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं एंड देन ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं उस इमेज को बनाने के लिए, ताकि उसको वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, इसका ऑप्शन होगा डी, द नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। देन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड है,
वोल्ट इतना, ओके। द पावर कंज्यूम, पावर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसमें रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। सो वोल्टेज हमारे पास दी गई है 220 और पावर है हमारे पास 100 वॉट। सो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 484 ओम। ये आ गई हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। देन इसी फार्मूला को हम फिर से यूज करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हम पावर निकाल पाएंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और वी स्क्वायर है हमारे पास जो हमसे पूछा गया है 110, ठीक है। मतलब वॉट को हमने चेंज किया है और रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है 484 ओम। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मतलब इक्वल टू 25 वॉट एनर्जी जो है ये कंज्यूम करता है, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अमीबा फूड डाइजेशन डाइजेस्टेड इन द फूड, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है तो इसका ऑप्शन है ए खाद्य धानी में। देन द गैप बिटवीन टू न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट है पराग कोश में होते हैं सेल्स, डी, इसका ऑप्शन है डी पोलन ग्रेन्स। And then 12, the amount of energy that flows from one trophic level to the another in a food chain is, इसका परसेंटेज होगा 10%। और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी है फूड चेन से रिलेटेड, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो मतलब फ्लो करती है एनर्जी वो 10% के हिसाब से फ्लो करती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, मतलब स्टेटमेंट दी गई होगी आपके पास और उसमें फाइंड आउट करना है कि ट्रू मतलब दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है या फिर ट्रू फॉल्स या फिर फॉल्स ट्रू, इस तरह से देखना है आपने, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर एज अ रिएक्शन is the flow of heat is bravely evident, okay। so इसका आंसर होगा false and true, okay। rusting is a exothermic process not endothermic, so it is a false option and the reaction is slow so heat release is barely noticeable, so ये true है, okay। so हिंदी में simple point। and 14th question है a compass needle is placed near a current carrying wire, a deflection of compass needle decrease when the magnitude of current in the wire is increased, reason start from the field and define here। ये भी वही होगा आपके पास, मतलब पहले false होगा फिर true होगा, okay। and the explanation is deflection increase with increasing current not decrease, okay। so option false होगा। और दूसरा right है because the magnetic field strength increase with the current। and the next है the use of chemical like CFC has endangers the ozone layer since the ozone layer protected against the ultraviolet radiation from the sun, this could damage the environment। दोनों आंसर सही है इसके। ये ओजोन लेयर को मतलब डैमेज करता है एंड देन ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशन, या दैट्स ट्रू। सो दोनों सही आंसर हो गए इसके। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम मतलब सेक्शन बी पे जहाँ पे सारे क्वेश्चन दो दो नंबर्स के हैं। सो बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर, मतलब ताकि ये ढंग से जल पाए। इसका प्रॉपर आंसर हम इस तरह से लिखेंगे magnesium is a reactive metal that react with oxygen forming a magnesium oxide layer on its surface, मतलब ये काफी रिएक्टिव मेटल है और जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है उसके साथ मतलब रिएक्शन करता है, ठीक है, जो कि फॉर्म कर देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है उसके सरफेस पे। एंड दिस लेयर प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब लेयर वो बन जाती है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में फिर से नहीं आ पाता है, ठीक है। सो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर द बर्निंग टू एंश्योर द प्रॉपर कंबस्शन, ठीक है। तक फिर इसीलिए उसको जो पहले साफ किया जाता है जैसे सैंड पेपर से साफ किया जाएगा ताकि वो ठीक से ऑक्सीजन के संपर्क में आ पाए और साथ में वो अच्छे से जल पाए, ठीक है। और जो रिएक्शन ही परफॉर्म करता है वो आती है 2 Mg+O2 और जो बनता है 2 MgO। सो मैग्नीशियम एक अत्यधिक प्रक्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। ये परत मैग्नीशियम को आगे ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने से
रोकती है, इसलिए इसे जलाने से पहले साफ किया जाता है ताकि ये सही तरीके से जल सके। और इसका सहयोग के लिए क्वेश्चन इस तरह से लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई diluting an acid while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to the water, not water to the acid। ओके, ताकि मतलब उसमें ज़्यादा उफान ना आए और वो मतलब छींटे ना पड़ जाए, मतलब हमारे लिए हमारे शरीर पे पड़ जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा ना। ठीक है, सो बर्निंग केसेस को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। सो इसको हम सिंपली लिखेंगे acid should be added to the water, not water to the acid, because dilution process generate a lot of heat। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण बहुत सारी हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो एडिंग वाटर टू द एसिड क्विकली जनरेट्स हीट व्हिच कैन कॉज स्प्लैशेस एंड बर्न्स। मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं, वाटर को एसिड में डालते हैं तो इसके छींटे पड़ सकते हैं, ठीक है, या आग लगने की संभावना कहीं ना कहीं हो सकती है। बट जब एडिंग एसिड टू द वाटर लेट्स द हीट स्प्रेड स्लोली एंड सेफली। बट जब हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो जो हीट जो वो उस अमाउंट से जनरेट ही होती है ताकि उसकी मतलब छींटे वगैरह पड़ जाए। ठीक है, ये एक प्रोड्यूस तो होती है बट स्लो रेट से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो कि काफी सेफ प्रोसेस है। सो हिंदी में हम लिखेंगे तेजाब को पानी में डालना चाहिए ना कि पानी को तेजाब में, क्योंकि डिल्यूशन करने की जो प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक होती है। सो जब पानी को तेजाब में डालने से तेजी से गर्मी उत्पन्न होती है जिससे छींटे पड़ सकते हैं और जलने का खतरा बना रहता है। इसके बजाय तेजाब को पानी में डालने से गर्मी स्लो तरीके से फैलती है। ठीक है, मतलब कंट्रोलेबल होती है जिससे ये अधिक सुरक्षित होता है। The next question, a mixture of oxygen and ethane is used for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? Okay, so answer is a mixture of ethane and air is not used for welding because it produces a flame that is not hot enough due to incomplete combustion। मतलब इन दोनों को जब मिक्स करते हैं ना, एयर और एथाइन को, तब हीट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बनती। ठीक है, जो कि किसी मेटल को पिघला सके। ओके, सो इन कॉन्टेंस्ट एथेन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन क्रिएट अ वेरी हॉट कंट्रोल्ड फ्लेम सुटेबल फॉर वेल्डिंग। और जब इस चीज को हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो हीट भी ज्यादा बनती है और वेल्डिंग प्रोसेस के लिए जो भी हमें मतलब किसी मेटल को पिघलाना होता है वो मतलब उस पर्पज के लिए यूजफुल है और उसका काम जो वो हो जाता है। ठीक है, सो एथाइन और वायु का मिश्रण वेल्डिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये इतनी गर्मी पैदा नहीं करता कि धातुओं को पिघलाया जा सके। इसके बजाय एथाइन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि बहुत ही तेज और गर्म आग पैदा करे जो कि वेल्डिंग के लिए यूजफुल होती है, सुटेबल होती है। ठीक है, and why do we prefer a convex mirror is used as a rear view mirror in vehicles? क्योंकि ये पीछे के एरिया को काफी वाइड तरीके से दिखा सकता है छोटी सी स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो इसके आंसर हम लिखेंगे convex mirrors are used as rear view mirror in vehicles because they offer a wider field of view, allowing the driver to see more of the traffic behind the vehicles। एंड इसी को हम जब हम हिंदी में लिखेंगे तो आप कन्वेक्स मिरर लिख सकते हैं या फिर उत्तल दर्पण, कुछ ज्यादा ही और जैसा हो जाएगा। सो कन्वेक्स मिरर को वाहन में हम रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं क्योंकि ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रदान करने से चालक को वाहन के पीछे का अधिक ट्रैफिक दिखाई देता है। यानी जो हमारे पीछे का ट्रैफिक होता है ना गाड़ी के पीछे का, वो छोटी सी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए हम जो कन्वेक्स मिरर है उसको यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है light enters from air to glass having a refractive index this, what is the speed of light in glass and the speed of light in vacuum? Okay, so देखिए the speed of light in glass is calculated by using the formula v is equal to c by m, और जहाँ पे v है speed of light in medium, speed of light in vacuum and n है refractive index of the medium, that is glass। so given C हमारे पास है 3 इंटू 10⁻8 ms, n है 1.50। so simply putting the values and we will get 2 into 10⁸ meter per second, so that is the speed of light in vacuum। okay,
not in vacuum, in glass. So speed of light in glass is 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैलकुलेशन है 0.5 लिखा हुआ है ना, इसको पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 15 आ गया और ये 0 पर चले गए। सो 15 टू ज़ा 30, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपली। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। हिंदी में इसी चीज को हम करेंगे तो कांच में प्रकाश की गति गणना करने के लिए मतलब फार्मूला हमारे पास ये है, जहाँ पे v होती है कांच में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति, एंड दिस इज रिफ्रैक्शन इंडेक्स। ओके देन ये सब हमारे पास दिया गया है, ये कैलकुलेशन आपने देख ली। लास्ट में आपने लिखना है कांच में प्रकाश की गति होती है 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Next question, why is normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 centimeter? क्योंकि हमारी जो आंखों की पुतली होती है ना, उनकी एक लिमिट होती है जहां तक ये मतलब कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अब बियॉन्ड द लिमिट आप करोगे तो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। और कोई भी इमेज है वो ब्लर जैसी बनती है आंखों के सामने। ओके, ये मतलब सिंपल मैं एक जनरल नॉलेज की तरह, एक कॉमन सेंस की तरह आंसर दे रहा हूँ। तो आंसर में हम लिखेंगे a normal eye cannot see objects clearly closer than 25 cm because the lens cannot adjust beyond its limit। so आंखों के जो लेंस होते हैं ना, उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो खुद को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। so the ciliary muscles strain while trying to focus, and the light rays from very close objects do not focus properly on the retina, resulting in blurred image। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि 25 सेंटीमीटर से क्लोजर है, तो हमारी आंखों में बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती उसको देखने की कोशिश करते हैं हम, और जिससे क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो ब्लर इमेज होती है। सो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, क्योंकि लेंस अपनी सीमा से अधिक समायोजित नहीं कर सकता, यानी उनको एडजस्ट नहीं कर सकता, और सिलियरी मांसपेशियां फोकस करने में तनावग्रस्त हो सकती है, और बहुत निकट की वस्तुओं से आने वाली किरणें रेटिना पर सही तरीके से फोकस नहीं होती, जिससे जो इमेज है वो धुंधली बनती है। नेक्स्ट है why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of a multicellular organism like humans? इसका सिंपली आंसर है क्योंकि क्या होता है कि ये जो मसल्स होती है ना पूरी बॉडी में, मतलब ये मसल्स छोटी होती है, जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो सारी जगह पे ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना नॉट पॉसिबल फॉर इट। इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, बट इसको हम अकॉर्डिंग टू आंसर इस तरह से लिखेंगे, diffusion is insufficient for multicellular organism like human because not all cells are in direct contact with the environment। यानी जितने भी cells है वो environment से directly contacted नहीं रहते हैं, and diffusion is too slow to transport oxygen to all cells। और ये जो diffusion होता है इतना slow होता है कि ये सारे cells तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा सकता, as it works only when over the short distance। और ये छोटे छोटे डिस्टेंस तक ये काम करता है, ठीक है, पूरी बॉडी को कवर करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। ओके, सो दैट इज द रीजन। सो विवन बहुकोशिकाएं जीवों जैसे मानव के लिए तो पर्याप्त है, क्योंकि सभी कोशिकाएं सीधे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, और ये सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत धीमा होता है, क्योंकि ये छोटी दूरी के लिए ही इफेक्टिव रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ओके, सो इसका सिंपली क्या है आंसर, द मूवमेंट ऑफ ए लीव इन अ सेंसिटिव प्लांट इज नॉन डायरेक्शनल। मतलब जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं जिसको हम छुई हुई भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी जो पत्ती होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, एंड हैपेंस क्विकली ड्यू टू द टच। और जैसे उनको टच करते हैं तो वो मतलब सिकुड़ जाती है, ठीक है। while the movement of a shoot toward light is directional and occurs slowly as a plant grows। और जैसे जैसे प्लांट मतलब ये जो शूट है इसमें क्या होता है कि ये लाइट के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ये डायरेक्शन होता है और जिस तरफ से लाइट आती है उसी तरफ को इसका मूवमेंट होता है। ओके,
और इसकी प्लांट की जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होती है, स्लोली स्लोली ग्रो करता है। So the leaf movement is not in specific direction, whereas the shoot always bend toward the light. So the leaf movement है, ये जो sensitive plant है वो specific direction in नहीं होती है, जबकि जो shoot है उसकी light की तरफ होती है। ओके, संवेदनशील पौधे की पत्तियों की गति जो है वो नॉन डायरेक्शनल होती है और स्पर्श के कारण बड़ी तेजी से होती है, जबकि प्रकाश की ओर तने की गति जो है वो डायरेक्शनल होती है और ये धीरे धीरे बढ़ती है। पत्तियों की गति किसी निश्चित दिशा में नहीं होती, जबकि तना हमेशा प्रकाश की ओर झुकता है। ओके, एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। मतलब ये सिंपली है कि जो भी वेस्ट है अपनी बॉडी से उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूरिन जो है वो बनता है। सिंपल आंसर है इसका। सो आंसर में हम लिखेंगे द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। बिल्कुल सिंपल लाइन है ये, ठीक है। जितना भी वेस्ट है और एक्स्ट्रा वाटर उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूरिन जो है वो बनता है। इसका सिर्फ इतना ही पर्पस है, बट इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू रिमूव waste product like urea, excess salt and toxins from the body, helping maintain water and chemical balance, जिससे हमारी बॉडी में वाटर और केमिकल बैलेंस जो बना रहता है। The urinary bladder stores urine and the urethra raises it, and मूत्र बनाने का उद्देश्य शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त जल को निकालना है। सिंपल आंसर है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। मूत्र बनाने का उद्देश्य शरीर से यूरिया, अतिरिक्त लवण और विषाक्त पदार्थों को निकालकर जल और रासायनिक संतुलन बनाए रखना है। मूत्राशय से मूत्र को संग्रहित करता है और मूत्र मार्ग इसे बाहर निकालता है। The next question number 5, which hormone is present in the area of rapid cell division in the plant and which hormone inhibits growth? So इसका आंसर है the hormone present in the area of rapid cell division in a plant is cytokinin, and the hormone that inhibits growth in plant is abscisic acid, इसको ABA भी बोलते हैं। So, जो हार्मोन पौधों में तीव्र कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र में पाया जाता है वे साइटोकाइनिन है। जो हार्मोन वृद्धि को रोकता है उसे एब्सिसिक एसिड ABA कहते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन सी, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास मीडियम और रिफ्लेक्सिव इंडेक्स दिया गया है। सो हमें निकालना है कि जब लाइट ट्रेवल करती है ए से बी और बी से सी, तो कौन से केसेस में रे जो है वो नॉर्मल बेंड करेगी और स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है, ठीक है। सो देखिए ये सारा पहले से वैसे लिखा हुआ है सिंपल। सो इसके आंसर हम लिखेंगे the refracted ray bends toward the normal when light travel from a rarer medium to a denser medium, ठीक है। मतलब देखिए अब इनके वैल्यूज को देखिए तो फर्स्ट है 1.6, फिर बढ़ रही है 1.8 और फिर कम हो रही है 1.5, और जो रेज ट्रैवल हो रही है वो हो रही है A to B और B to C, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 and 1.8 right, A to B में। Since the light is traveling from A to B, that means lower to higher refractive index, it will bend toward the normal. Okay, so this is the case जहाँ पे लाइट जो है वो नॉर्मल बेंड करेगी जब लोअर से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर लाइट ट्रेवल करती है। सेकंड केस को देखिए हम, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब जब कम से ज्यादा पे तो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ओके, सो हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है और सी में दिया गया 1.5, वही वैल्यू कम हो जा रही है तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। Since the light is traveling from B to C, that is higher to lower refractive index, the speed of light will increase in medium C। बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है। सो इसको सिंपली हम हिंदी में लिखेंगे, जब प्रकाश एक कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम से अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में जाता है तो अपरिवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, और यहाँ A की वैल्यू 1.6, B की 1.8, और क्योंकि लाइट जो वो ट्रैवल कर रही है ए से बी मतलब कम से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर, सो ये अभिलंब की ओर जाती है लाइट। और सेकंड केस में
जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होगी मीडियम सी में। Then next question number और ऑप्शन है why tungsten used upmost exclusively for the filament of electric lamps में इसी को क्यों यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है। सो इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। सेकेंड है रेजिस्टिविटी इसकी हाई रहती है, ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, एंड देन है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये 4 रीजंस है। अगर इसको सिंपल तरीके से लिखना हो तो आप सिंपली लिख सकते हो tungsten is used in electric lamp filament because it has a high melting point, high resistance for glowing, durability and good heat and light conduction. ओके, बिल्कुल सिंपल है। मतलब जो भी चीजें सुटेबल है लैंप्स को जलाए रखने के लिए वो सारी इसमें मिलती हैं। हिंदी में सिंपली लिखोगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन हाई रेजिस्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम तक चलता है, और इसकी जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी रहती है। सो टंगस्टन का यूज और करके लिखोगे, इसको भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाले 4 पॉइंट नहीं लिखने तो आप सिंपली लिखोगे टंगस्टन का यूज इलेक्ट्रिक लैंप में तंतु के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस फॉर ग्लोइंग, ड्यूरेबिलिटी और अच्छी हीट और लाइट कंडक्शंस होती है। देन क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो 26 है ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, कोई भी x लिया हुआ यहाँ पे वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। सो नेम द सब्सटेंस x and write its formula. Okay, write the reaction of substance x named above with the water. वाटर के साथ उसकी रिएक्शन दिखाना है। सो सबसे पहले सब्सटेंस x used for white washing is calcium oxide, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और उसका फार्मूला है CaO, और इसकी रिएक्शन करें वाटर के साथ तो आती है CaO प्लस H2O, दैट इज CaOH ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है जिसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, वो बनाता है। सो स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट washing and it react with carbon dioxide in the air to form calcium carbonate which gives a white and shiny finish. हिंदी में लिखेंगे इसी आंसर को, सफेदी करने के लिए यूज किया जाने वाला एक्स पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना बोलते हैं, होता है। सूत्र है CaO, और पानी के साथ इसकी रिएक्शंस को इस तरह से लिखेंगे, जिसको बोलेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, दैट इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना सफेदी के लिए यूज किया जाता है, और ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक सफेद और चमकदार परत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, what are two properties of carbon which deals to large number of carbon compound we see around us? Okay, so दो टाइप की प्रॉपर्टीज। नंबर 1, catenation. The catenator forms long chain branches and rings by bonding with other carbon atoms. And second is tetravalency. The carbon forms stable covalent bonds with 4 other atoms, creating diverse compounds. कार्बन की दो विशेषताएं जो अनेक यौगिक बनने में सहायक है। सबसे पहले कैटेनेशन, कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी चेन ब्रांचेस और रिंग्स बनाता है। टेट्रावैलेंसी, कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाकर विविध यौगिक बनाता है। The next is sex of the newborn child is a matter of chance and none of the parent may be considered responsible for it. Justify this statement with the help of law. Okay, मतलब हमें बताना है कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए पेरेंट्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। सो उसी को एक्सप्लेन करना है हमें, फ्लो चार्ट भी बनाना है। ओके, सो देखिए, द सेक्स ऑफ न्यू born is determined by chromosomes and is a matter of chance. The mother always provides an X chromosome while the father can provide either X or Y. Okay, जो क्रोमोसोम्स होते हैं मदर के पास सिर्फ X होते हैं, फादर के पास दोनों होते हैं। If the child inherit X from the father, it will be a female.
and it inherit y, it will be a male. ओके, जब कोई भी चाइल्ड है अगर वो x रिसीव करता है, ठीक है, तो दोनों फादर मदर के x x हो जाएगा तो लड़की होती है, और जब y रिसीव करेगा दोनों x और y तो लड़का होता है. ओके, सो सी द फादर randomly since the father randomly contributes x और y, neither parent is responsible for the child's sex. क्योंकि randomly father जो वो x और y कुछ भी दे सकता है, तो मतलब nobody can decide लड़का होगा या लड़की. फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले फादर है जिसके पास x और y होता है, मदर के पास होते हैं दोनों ही x, ठीक है. और नेक्स्ट में क्या होता है, फादर x और y रिलीज करेगा, मदर सिर्फ x रिलीज करेगी. अब जब दोनों ही कंबाइन होते हैं तो अब किसी का कोई कंट्रोल नहीं है इस पे, ठीक है. तो जब दोनों ही मतलब x x हो गए तो लड़की होगी, जब x y हो गए तो लड़का होगा. इसी चीज को हम हिंदी में देखेंगे. नवजात शिशु का लिंग गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है और ये केवल संयोग की बात है. माँ हमेशा x गुणसूत्र प्रदान करती है जबकि पिता x और y में से कोई एक प्रदान कर सकते हैं. यदि बच्चा पिता से x गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वो महिला XX मतलब वो लड़की होगी. यदि y प्राप्त करता है तो वो पुरुष होगा, लड़का होगा. क्योंकि पिता यच्छित रूप से x और y प्रदान करते हैं, इसलिए किसी भी माता पिता को शिशु के लिंग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता. और ये फ्लो चार्ट है सिंपल, उसी तरह से जैसे आपने पीछे देखा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो फर्स्ट पॉइंट है अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, एंड इंटरनल होती है जो अकर इनसाइड द फीमेल. नाम से क्लियर है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड, राइट. सेकेंड है सी द फिश एंड एम्फीबियंस, और ये देखी जाती है ह्यूमंस, बर्ड्स और मैमल्स में. मैनी जीमेट्स आर रिलीज्ड, फ्यूअर जीमेट्स आर रिलीज्ड. लोअर सर्वाइवल रेट, और यहाँ पे हायर सर्वाइवल रेट्स होता है. यहाँ पे वाटर चाहिए होता है, दूसरी तरफ वाटर नहीं चाहिए होता. ओके, हिंदी में लिखेंगे शरीर के बाहर निषेचन होता है, शरीर के अंदर निषेचन होता है. मछलियों और उभयचरों में पाया जाता है और ये मानव पक्षी और स्तनधारियों में पाया जाता है. अधिक संख्या में गैमेट्स उत्सर्जित होते हैं, कम संख्या में युग्मक उत्सर्जित होते हैं. जीवित रहने की संभावना कम होती है और उनकी काफी ज्यादा होती है, और जल की आवश्यकता होती है और वहां पे जल की आवश्यकता नहीं होती. ओके, सो यहाँ पे एक फूड चेन दी गई जो मैंने आपको वहां MCQ में भी बताया था, तो वही 10% वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे. सो क्वेश्चन है दिस. ओके, सो देखिए इसको बारी बारी से देखते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल, then how much energy will be available at the producer level पे कितनी है. so देखो एनर्जी लेवल एट प्रोड्यूसर लेवल हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, आंसर को भी जस्टिफाई करना है. सो यूजिंग द 10% लॉ, एनर्जी डिक्रीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो 10%. सो इफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल हैज 100 जूल्स, देन थर्ड के पास 100 है, देन सेकेंड लेवल पे क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 1000 जूल्स, एंड देन फर्स्ट लेवल पे 10,000 जूल्स और नेक्स्ट लेवल पे 1 लाख जूल जो कि प्रोड्यूसर लेवल. सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन ए. देन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है टू मोर ट्रॉफिक लेवल द फोर्थ चेंजेस फोर्थ लेवल जस्टिफाई. अच्छा, तो क्या मतलब दो और ट्रॉफिक लेवल हम ऐड कर सकते हैं या नहीं. तो देखिए एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच लेवल एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर, मतलब जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसका 10% रिलीज कर सकते हैं. एडिंग टू मोर लेवल बिफोर द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट एनर्जी, क्योंकि अगर हम इस लेवल तक पहुंचते हैं दो और ऐड करेंगे तो कुछ एनर्जी बचेगी नहीं जिसको हम बाद में रिलीज कर सके या ट्रांसफर कर सके, ठीक है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल इज द आंसर. सो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा 10% नियम के अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा कम होती है. तीसरे पोषी स्तर पर 100 जूल ऊर्जा है तो नंबर 1, दूसरे स्तर पर 100 मल्टीप्लाई दिस, ये आपने देख लिया, सिंपल यही लिखना है. पहले स्तर पर उत्पादक स्तर पर बस सिंपल यही लिखना है. और यहाँ पे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा केवल 10% ही स्थानांतरित होती है. चौथी कोशी स्तर से पहले दो और स्तर जोड़ना संभव नहीं क्योंकि प्राप्त ऊर्जा नहीं होगी.
फिर नेक्स्ट सेक्शन डी है, इसमें हमारे पास है 4 क्वेश्चन। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन भी आता है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि कोलिजन क्या होता है, एसेंशियल कंडीशंस। सो सिंपल तरीके से देखते हैं व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर एंड केमिकल्स। मतलब जब भी कोई मेटल्स रिएक्ट करता है एयर मॉइस्चर और केमिकल से, तो वो धीरे धीरे वो क्या होता है, मतलब उसको जंग लगता जाता है और वो खत्म होता जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल द रस्टिंग ऑफ आयरन। देन एसेंशियल कंडीशन देखें कोलिजन के लिए। सो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद metals. Then second is moisture, water vapor helps in oxidation. Then next, acid or salt speed up corrosion especially in polluted or salty environment. देखिए यहाँ पे सब जगह 1 1 1 ही लिख दिए, ये थोड़ा गलती से हो गया होगा, यहाँ पे 1 2 3 लिख लेना आप लोग। ठीक है, स्लाइड्स में अभी देखा मैंने। इसको मेथड कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट है पेंटिंग प्रिवेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। सेकंड इज galvanization, coating iron with zinc to protect it. Then oiling or greasing, form a protective layer against moisture. Then alloying, mixing metals like chromium or nickel in steel to make it corrosion resistant, ताकि corrosion ना हो सके इसमें। And then last is cathodic protection, using a more reactive metal to prevent corrosion of the main metal. इसी को हम हिंदी में लिखेंगे, जब धातु हवा, नमी या रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो इसे कोरिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लोहे का जंग लगना। कंडीशंस देखिए तो सबसे पहले आती है हवा, धातु के साथ अपक्रिया करती है। देन नमी, धातु को ऑक्सीजन में मदद करती है, ऑक्सीकरण में मदद करती है। देन अम्ल या लवण, समुद्री जल या प्रदूषण संसारण को तेजी करता है। रोकने के तरीके सबसे पहले पेंटिंग, धातु को हवा और नमी से बचाता है। गैल्वानाइजेशन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। देन तेल और ग्रीस लगाना, धातु की सतह पर नमी नहीं जमने देता। अलाउइंग, स्टेनलेस स्टील जैसे मिश्र धातु संक्षारण रोधी होते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से जोड़ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके डेफिनेशन देनी, एक नंबर का है ये। ठीक है, सबसे पहले आता है मिनरल्स, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट दैट कंटेन मेटल्स और अदर वैल्यूएबल एलिमेंट्स। देन ओर, अ टाइप ऑफ मिनरल फ्रॉम व्हिच अ मेटल कैन बी profitably extracted. Then gang, the unwanted impurities like sand and rock present in an ore. Then rancidity, the process in which fats and oil gets spoiled due to oxidation, causing a bad taste and smell. Then last one is precipitate, an insoluble solid formed when two solutions react chemically. हिंदी में हम लिखेंगे खनिज, पृथ्वी की सतह में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वह ठोस पदार्थ जो धातु या अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित करता है। देन अयस्कीय खनिज, जिससे आर्थिक रूप से लाभदायक मात्रा में धातु निकाली जा सकती है। गैंग, अयस्क में मौजूद अवांछित अशुद्धियां जैसे रेत, मिट्टी और चट्टानें। देन विकृत गंधिता, वह प्रक्रिया जिसमें वसा और तेल ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं और दुर्गंध युक्त स्वाद और गंध उत्पन्न करते हैं। देन लास्ट है अवक्षेप, जब दो विलयनों की रासायनिक अभिक्रिया से अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंथ इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड। Find the magnification produced by the lens. Okay, so डाटा हमारे पास है फोकल लेंथ और जो है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कन्वेक लेंस है इसलिए इसका जो मतलब साइन होगा वो नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ये भी माइनस होगी बिकॉज ऑफ कनकेव लेंस, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला 1/f = 1/u - 1/v - 1/u। सिंपली वैल्यूज को पुट करना है हमें। ओके, ये सब तो आपको करने आता ही होगा। और 30 से डिवाइड इसलिए किए क्योंकि 30 वो वैल्यू है जिससे
10 को भी मतलब 10 से भी डिवाइड हो जाता है और 15 से भी डिवाइड हो जाता है, 30 कॉमन नंबर है। सो इसलिए दोनों को मतलब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/30 और 2/30। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -30 सेंटीमीटर। सो the object should be placed 30 centimeter in front of the lens। ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। m का फार्मूला होता है हमारे पास v डिवाइडेड बाय u, सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे तो m आ जाएगा हमारे पास 1/3। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास -30 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आ जाएगी 1/3। इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट ये सब हिंदी में लिखेंगे हम। ओके, सिंपली ये आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। ओके, एफ की वैल्यू, बी की वैल्यू दी है, यू की निकालना है और एम निकालना है। ये सब पिछली स्लाइड में किया है, जस्ट ये देख लो यहाँ से कि वर्डिंग कैसे लिखनी है हिंदी में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉरी 30 का ये और करके जो पार्ट है वो है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट ले लेना है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ये फील्ड इस तरह से आपने ड्रॉ कर देनी है। थोड़ी सी एक्सप्लेन करके लिखना है तो आप लिख सकते हो ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, द फील्ड लाइंस मर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप। इस तरह से बनानी है, आप एरोज वगैरह देख लेना। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। और नेक्स्ट पार्ट है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे डिड इट वुड mean that at the point of intersection the magnetic field has two different direction which is not possible। तभी तो इंटरसेक्ट नहीं होती, क्योंकि दो डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट हैज ओनली वन डायरेक्शन, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, हिंदी में लिखेंगे बार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाती है। और बी का आंसर होगा दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटेंगे तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। सो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की। और ये है क्वेश्चन नंबर 31। इसके दो क्वेश्चन है, ए और बी। सबसे पहले हम ए को देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग विद लेबल्ड डायग्राम। ओके, सबसे पहले एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस होती है। Excretion is the process of removing waste from the body, and the human excretory system includes kidney, filter waste, excess salt and water from the blood, then uterus, carry urine from kidney to the bladder, then urinary bladder, store urine temporarily, and urethra expels urine from the body। और यूरिन फॉर्मेशन जो लेवल डायग्राम है। सो फिल्ट्रेशन इन द किडनी, देन वेस्ट फॉर्म्स यूरिन, यूरिन ट्रेवल्स वाया यूट्रस, स्टोर्ड इन ब्लैडर, एक्सट्रैक्टेड थ्रू द यूरेथ्रा। सो कंक्लूजन निकलता है द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड मेंटेन बॉडी बैलेंस। ओके, इसी को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे मनुष्य में उत्सर्जन प्रक्रिया। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल हैं गुर्दे, रक्त से अपशिष्ट अतिरिक्त लवण और पानी को छानकर मूत्र बनाते हैं। देन मूत्र वाहिनी मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय तक ले जाती है। देन मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। देन मूत्र मार्ग मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। मूत्र निर्माण प्रक्रिया गुर्दे में निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, मूत्र का निर्माण मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में स्टोर, मूत्र मार्ग से बाहर सर्जन। निष्कर्ष निकलता है कि
जो उत्सर्जन तंत्र शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालकर शरीर का संतुलन बनाए रखता है। एंड देन ए ऑप्शन है कि डॉक्टर हैज एडवाइस मी टू रिड्यूस शुगर दैट सो द रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट टू prove which disease do you think name the hormone responsible. Okay, so Samir is likely suffering from diabetes and hormone responsible is insulin. Organ producing the hormone is pancreas. Insulin helps regulate blood sugar level. In diabetes, either insulin production is insufficient or the body cannot use it properly, so leading to the high blood sugar level. समीर संभवतः मधुमेह से पीड़ित है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन बनाने वाला अंग है जिसको अग्न्याशय या पेंसरीज बोलते हैं। सो इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और डायबिटीज में या तो इंसुलिन का उत्पादन कम होता है या शरीर इसे ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारा जो रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता रहता है। और लास्ट क्वेश्चन है यूजिंग कॉपर्टी विद हेल्प इन प्रोडक्शन। इसका सिंपली आंसर होगा नो, कॉपर्टी ओनली हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बट इट डज नॉट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हिंदी में लिखेंगे नहीं, रोकने के लिए इसका एसटीडी से कोई लेना नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा।